हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10 का जो साइंस का चैप्टर 11 है, और ऐसे कह सकते हैं कि ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत। इस चैप्टर से हम आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा क्या है ये भी लिखना है, इसका मात्रक भी लिख देना है। ठीक है, और जो है इसका फार्मूला भी लिख देना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ कहा है कि विद्युत धारा क्या है। तो देखिए किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में जो जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इसी आवेश को प्रवाहित होने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। मतलब ये कितने समय में आवेश इसमें कितना प्रवाहित हो रहा है, हमने कुछ समय दिया, उस समय में इससे कितना आवेश प्रवाहित हो गया इस चालक तार से, उसी बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो बोले देखिए किसी चालक चालक मतलब कोई जिसमें करंट फ्लो हो जाए। तो बोला है किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह, जो आवेश है यहाँ से क्या होंगे, यहाँ प्रवाह होंगे। तो प्रवाह की दर मतलब क्या होता है, समय। एक तरह से कह सकते हैं कि समय के अनुपात में आवेश कितना क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, जो विद्युत धारा आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। फार्मूला क्या होता है, आई बराबर आवेश बटे समय, यानी समय के रिस्पेक्ट में जो आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, इसी तो बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है ना, तो चलिए ये याद रख लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, विभवांतर क्या है, इसका SI मात्रक बताइए। तो देखिए विभवांतर क्या होता है, मान लीजिए दो विभव होंगे। ठीक है ना, दो विभव होंगे, इन दोनों विभवों के अंतर को ही विभवांतर बोलते हैं। इन दोनों विभवों में मान लिया 10 है या 5 है, तो इन दोनों में 5 का अंतर आया ना, इसी को बोलते हैं विभवांतर, यानी अंतर जो आ रहा है उसी को बोलते हैं विभवांतर। विभवों में अंतर को विभवांतर। देखिए विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ देखिए ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का मान ही उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। अब देखिए इसका समझिए क्या, ये विद्युत क्षेत्र है, इसका विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एकांक धनावेश को, देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र, यहाँ एक आवेश है और एक आवेश यहाँ पर है। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना, तो विभवांतर में विभव को अंतर को क्या बोलते हैं, देखिए ये होता है डेल्टा V, इसी को बोलते हैं विभवांतर। डेल्टा V को क्या बोलते हैं, विभवांतर। और ये कहता है आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ये क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। लेकिन उनमें अंतर होना चाहिए। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। इसी किसी कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। मतलब जहाँ करंट कम होगा, दूसरी जगह करंट ज़्यादा होगा, वहाँ से करंट कम की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है, डेल्टा V जो होता है, डेल्टा V को ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस का V1, यानी जाने में से कम वाले को घटाना रहेगा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, जब सवाल आएगा तो मैं समझाऊंगा। देखिए ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है ना कि अगर कोई चालक है, उसके ताप दाब आयतन किसी भी चीज़ में परिवर्तन न किया जाए, ठीक है ना, कोई भी चीज़ में परिवर्तन न किया जाए, तो इस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होगा ना, इसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। समझिए फिर से, ये कोई चालक तार है, इस चालक तार पर हमने क्या किया, इसमें एक बैटरी लगा दी, एक कुंजी लगा दिया। जब इसमें करंट फ्लो किए हैं तो क्या होता है, इसकी धारा ऐसे जाती है, और जब धारा जाती है इसकी ताप दाब आयतन में कोई चीज़ में परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है ना, तो जब धारा यहाँ से ऐसे जाएगी तो इसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा ना, वो धारा के समानुपाती होगा। धारा के समानुपाती मतलब ये होगा कि धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज भी ऐसे कह सकते हैं कि धारा बढ़ाने पर वोल्टेज घटता है और वोल्टेज बढ़ाने पर धारा कम होता है। मतलब एक दूसरे के उल्टे इसको कह सकते हैं, लेकिन समानुपाती होते हैं। समानुपाती होने का मतलब ये है कि धारा बढ़ाओ तो क्या होता है, विभवांतर जो होता है वो घटने लगता है, और अगर विभवांतर बढ़ाओ तो मतलब एक दूसरे मैनेज कर लेते हैं ये चीज़। ठीक है ना, मैनेज करते रहते हैं। जैसे कह दिए कि धारा जो है वो उसका मान बढ़ा रहे हैं, तो विभवांतर क्या होगा, उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उसी की समान अनुपात में क्या होगा, घटेगा। और कहेंगे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उसी के अनुपात में क्या होगा, जो धारा होगा वो घटने लगेगा। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी जितना वोल्टेज होता है धारा के समानुपाती होता है। जब समानुपाती निशान रहते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको R बोलते हैं, ये प्रतिरोध होता है। ठीक है ना, अब देखिए इसका मान निकालेंगे तो आई कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे आई, इसका मान जो होता है, इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। ठीक है ना, ओम। अगला क्वेश्चन है परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं। परिवर्ती मतलब जो क्या होता है, बदलता रहता है। तो देखिए परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, किसे कहते हैं, तो स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के उपयोग किए जाने वाले जो नियंत्रित करने के, यहाँ लिए लिख सकते हैं, करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। उसके कह रहा है कि उसकी वोल्टता में बिना परिवर्तन, उसकी वोल्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ना ही उसको कम ना ही बढ़ाना है, बिना परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करना, उसमें जो धारा है उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को ही परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए ये जो है ये प्रतिरोध होता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, और जब इसको ऐसे कर देते हैं तो इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है ना, तो वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है, वोल्टेज में बिना परिवर्तन किए धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस अवयव का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध क्या करता है, बिना किसी चीज में छेड़छाड़ किए परिवर्तन किए उसके धारा का मान क्या करता है, नियंत्रित कर देता है। अगला देखिए धारा नियंत्रक किसे कहते हैं। तो देखिए धारा नियंत्रक किसे कहते हैं,
देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, ठीक है ना, उस प्रतिरोध को कोई परिपथ में लगा हुआ है, ये प्रतिरोध जो है किसी परिपथ में क्या हुआ है, लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि इस परिपथ को क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो जो परिपथ को परिपथ में जो हमारा प्रतिरोध लगा है उसमें क्या होता है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है ना उसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। फिर से समझिए, कोई परिपथ है, इस परिपथ में एक लगा है प्रतिरोध, इस परिपथ को परिवर्तित करना है, मतलब बदलना है। अगर बदलना है या कुछ इसमें कम बेसी करना है तो क्या करेंगे, हम जिस युक्ति का उपयोग करेंगे उसी बोलते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक मतलब हमको कितना धारा लेकर जाना है या कितना रोकना है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं धारा नियंत्रक। और उसके लिए क्या होगा, प्रतिरोध ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना कम धारा जाएगी, और जितना ज़्यादा प्रतिरोध कम होगा उतना क्या होगा, धारा ज़्यादा जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत शक्ति देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि कोई सजीव है, उस सजीव यानी कि जो जिसके अंदर जान है, मान लीजिए वो कार्य कर रहा है और वो कार्य करते करते थक जा रहा है, यानी जितना वो कार्य किया था उस कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। और मान लीजिए कोई है बहुत ज़्यादा काम करता है, जैसे आजकल एग्जाम्पल में ले लिया जाए एक बूढ़ा और एक जवान, तो देखेंगे बूढ़ा जल्दी थक जाता है, ठीक है ना, तो उसकी कार्य क्षमता क्या है, कम है, और जो जो जवान है उसकी कार्य क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कार्य करने की दर को ही, मतलब उसको कितने समय में कितना कार्य कर रहा है, कितना देर तक कार्य कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, कि उसके अंदर कितना कार्य करने की शक्ति है। तो जब तक हमारे अंदर एनर्जी रहेगी तब तक हम कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे अंदर मेन बात क्या है, एनर्जी रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। शक्ति को पावर बोला जाता है, इंग्लिश से दर्शाते हैं। तो कार्य करने की दर को, कार्य मतलब वर्क और समय मतलब दर, तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो परिभाषा जो है इससे बना सकते हैं, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसका मात्रक देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का सेकंड, इसलिए जूल पर सेकंड, या इसी को बोलते हैं वाट। तो ज्यादातर यूज होने वाला शब्द है वाट, यानी हम लोग विद्युत शक्ति का मात्रक पूछेगा, अगर ऑब्जेक्ट में पूछ भी सकता है तो इसको बोलते हैं वाट, इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है कि विद्युत लैंप के तंतु टंगस्टन के क्यों बने होते हैं। जो तंतु होते हैं उसमें देखते हैं ना कि फ्यूज वाले तार, जो फ्यूज वाले जो होते हैं तंतु वही होते हैं, वो कह रहे हैं टंगस्टन के क्यों बने होते हैं। तो देखिए क्यों टंगस्टन के बने के कारण, देखिए दो कारण है। यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है, अपचयित नहीं होता, उपचयित नहीं होता है, मतलब ये होगा कि बहुत ज्यादा इसको टेम्परेचर देने पर भी क्या होता है, नहीं टूटता है, ठीक है ना, इसलिए हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसका गलनांक उच्च होता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तब जाके ये गलेगा और टूट सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन में उस तंतु की जगह हम क्या करते हैं, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, अगला है आवेश किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक बताइए। देखिए इसमें होता है किसी पदार्थ का वह गुण, कोई पदार्थ है उसका वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, मान लीजिए कोई पदार्थ है उसके अंदर ऐसा एक गुण है जिसके कारण क्या होते हैं, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसका जो देखिए इसका फार्मूला होता है, आवेश बराबर होता है NE। एन मतलब होता है संख्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, पूर्ण संख्या, और ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉन, यानी जो होता है कितने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे जो कि माइनस में होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 गुलाम होता है, इलेक्ट्रॉन का मान हो गया। तो ये देखिए, और एन का मान क्या हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका मात्र जो फार्मूला होता है Q बराबर होता है NE। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इससे पहले देख लीजिए कि इसका मात्रक जो होता है कुलाम होता है, ठीक है ना, कुलाम होता है। जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कुलाम होता है। अगला देखिए बोल्ट किसे कहते हैं, बोल्ट। तो अभी आपने एक जो विभव पढ़ा है उसी के हिसाब से हम इसका बोल्ट का परिभाषा बता सकते हैं। देखिए जो कार्य है, कार्य करने का कार्य जो वो भी 1 जूल हो जाए, और जो आवेश है वो 1 कुलाम हो जाए। क्या बोल रहे हैं फिर से देखिए, जो कार्य है वो 1 जूल हो जाए और जो आवेश है वो 1 कुलाम हो जाए, तो इसी के जो अनुपात होता है इसी बोलते हैं 1 वोल्ट। चलिए देखिए फिर से परिभाषा देखिए, यदि दो बिंदुओं के मध्य 1 कुलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, जो 1 कुलाम आवेश था, इस 1 कुलाम आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वो 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है 1 वोल्ट का होता है, ठीक है ना। जो 1 कुलाम आवेश है इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है 1 कुलाम आवेश को, तो इसको ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो 1 जूल हो रहा है, तब उसी को उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच मध्य जो होता है उसको 1 वोल्ट बोलते हैं। तो हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q, तो 1 जूल बटे 1 कुलाम, तो ये क्या होगा, 1 से कटेगा तो 1 ही तो आता है, तो जूल पर कुलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, और 1 से कटा 1 ही बार में, इसलिए 1 वोल्ट की परिभाषा यही हो जाएगी, ठीक है ना। इसको देखिए ऐसे रटना नहीं समझना है, क्या कह रहे हैं फिर से समझिए। जब हम कह रहे हैं कि 1 कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसे 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए प्रतिरोध क्या कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब देखिए क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चालक है, यहाँ से हमको लेकर यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से जब आवेश यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसके बीच में ना जाने कितनी रुकावट आएंगे, उसको रोक लेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। देखिए प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसमें वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। अपने से होकर यानी इसमें से जब बहेगी तो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, मतलब रोकेगा। तो चालक के इस गुण को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है ओम होता है, ओम को ऐसे बनाते हैं, और R बराबर होता है V/I ओम के नियम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्युत मोटर क्या है। तो देखिए यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जो विद्युत ऊर्जा हमको मिलती है उसको क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला देखिए क्या है, विद्युत परिपथ क्या है। तो विद्युत परिपथ का मतलब होता है जो सब ओर से क्या हो, बंद हो, जब सभी तरफ से बंद होता है तभी उसको परिपथ कह सकते हैं, वरना नहीं। देखिए किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद
पथ को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। सतत मतलब लगातार जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए विद्युत परिपथ है, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाया, यहाँ पर एक कुंजी लगाया, यहाँ पर एक बल्ब लगाया। धारा जो होता है हमेशा प्लस से माइनस की वजह से बहता है, तो यहाँ बल्ब जलने लगेगा, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं विद्युत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अवयवों के प्रतीक बताइए। अवयव के प्रतीक, जितने अवयव होते हैं उनके प्रतीक बताइए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ही मैंने लिया है। देखिए विद्युत सेल क्या होता है? तो विद्युत सेल का जो प्रतीक होता है ऐसे होता है, एक डंडा बड़ा होता है, एक डंडा बड़ा होता है, एक डंडा छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो प्लस होता है, जो छोटा वाला वो माइनस होता है, ऐसे लगा देते हैं। इसको बोलते हैं विद्युत सेल। बैटरी क्या होती है? जब इन सेलों को दो तीन एक ही जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरी। तो देखिए 1 2 3 जब इन सबको जोड़ देते हैं इसको बोलते हैं बैटरी। एक रहेगा तो सेल और बहुत सारी जुड़ जाएगी तो बैटरी, तो इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगी। अगला देखिए क्या है, विद्युत बल्ब क्या है? तो विद्युत बल्ब को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है? ये ऐसे होता है प्रतिरोध का प्रतीक। एमीटर क्या होता है? एमीटर देखिए क्या होता है, ये ऐसे दो तरफ ऐसे डंडा लगा के बीच में गोला बना के इसमें ए लगा देंगे, एमीटर। इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे होता है। वोल्ट मीटर भी होता है, देखिए इसमें बस भी बना देते हैं, इधर प्लस और इधर माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो न्यूमेरिकल के हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक तार से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी हमको मान पता चल गया I बराबर 5 एम्पियर है हो रही है, और 10 मिनट में तार से कितना, यानी समय भी दे दिया 10 मिनट, कितना आवेश प्रवाहित होगा तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी देखिए हमको आवेश तो पहले पता करना ही है, और जब आवेश पता चल जाएगा तो हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले I बराबर दिया 5 एम्पियर, समय बराबर इतना दिया, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 60 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 600 सेकंड। क्यू हमको ज्ञात करना, क्यू बराबर होता है IT, क्योंकि एक फार्मूला भी आपको मैंने बताया हूँ कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T। इसका जब यहाँ बटे में एक मान लेंगे, इसका क्रॉस यहाँ करेंगे, Q का नाम Q, इसका गुणा करेंगे तो ये फार्मूला ये बना है। I का मान देखिए 5 दिया, समय का मान कितना 600 दिया है, 6 5 30 3000 गुलाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रा गुलाम होता है, इसलिए गुलाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला ये बताया था आवेश में यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ Q बराबर होता है यानी, ठीक है ना। Q का मान जो होता है वो IT होता है, यहाँ से IT रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I का मान कितना है 5 है, और जो समय है, समय जो है 1 है, जो समय है वो क्या है 1 है, ठीक है ना। समय का मान 1 है। अब कहेंगे 1 कैसे, तो यहाँ पर कहा था उसने तार से प्रति सेकंड, इसका मतलब यहाँ कह दिया ना कि समय का मान जो यहाँ लेना है यानी 1 सेकंड लेना है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, इसलिए मैंने यहाँ 1 रखा है, या इसी रहेगा। इसका मान जो होता है 1.6 गुणित 10 की पावर -19 होता है। 5 जो होगा ऐसे ही रहने दीजिए, हमको यह संख्या पता करना है, कहाँ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए डिवाइड में आ गया है तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, डेसिमल हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा तो 50 हो जाएगा। और जब इससे 16 से बढ़ा देंगे तो 16 3 48, 2 बचेगा, 10 लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20, तो 16 का नाम 16, 4 बचेगा, 10 लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। और ये जो माइनस में उधर ऊपर जाएगा, किसमें जाएगा, प्लस में जाएगा, इतना हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट व 2 किलोवाट लिखा है, पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। किलोवाट घंटा में, तो पहले देखिए किलोवाट घंटा में हमको ऊर्जा पूछा है, यानी हमको क्या पूछा है, कितना ऊर्जा, यानी हमको कार्य निकालने के लिए कहा है। तो देखिए पहले जो दिया लिख देते हैं, तो यहाँ जो दिया है 250 भी दिया, वो वोल्ट दे दिया, और ये किलोवाट दिया, इसका मतलब क्या है, पावर है। हमको आई पहले ज्ञात करने के लिए कह रहा है, देखिए लिखा है कि पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, पहले आई ज्ञात करने के लिए कहा है। एक फार्मूला होता है P बराबर होता है, फार्मूला P बराबर VI होता है, तो V का मान 250 रख देंगे, ठीक है। और I का मान जब रखेंगे तो I का मान यहाँ 2 रख देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रहे आपको, जो ये 2 है, ठीक है ना, ये 2 है, जो इसको हम क्या करेंगे वाट में बदलेंगे तो किलो है, किलो का मतलब 1000 से गुणा, 1000 से गुणा किया, इसलिए क्या हो गया 2000 वाट हो गया, ठीक है ना। हमको यहाँ से आई का मान, धारा का मान चाहिए, तो V कहाँ जाएगा नीचे, तो P/V हो जाएगा, इक्वल टू P का मान देखिए यहाँ पर, P का मान का यहाँ पर है 2000 और V का मान कितना है 250, 30 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बचेगा 200/25, 25 वाट होता है 200, इसलिए इसका मान जो हो जाएगा धारा का 8 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले सबसे पहले जो दिया रहता है वो लिख लेते हैं, पहले क्या ज्ञात करने के लिए कहा है उस हिसाब से फार्मूला सोचते हैं कौन सा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया धारा का मान। अब उसने पूछा था कि कितना कार्य करना पड़ेगा, तो एक फार्मूला याद कर लीजिएगा कि जब कभी भी ऐसा फार्मूला पूछे कि किलोवाट घंटा या पूछे तो ऊर्जा बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 होता है। तो वाट हमारा 2000 दिया था, घंटा हमारा कितना 10 घंटा दिया था, देखिए ये क्या लिखा हुआ 10 घंटा यहाँ पर दिया है, देखिए ये दिया है 10 घंटा, और जो दिन दिया था वो 30 दिन दिया था। जब यहाँ 3 0 खत्म हो जाएगा तो 2 3 6 और 6 का नाम 6, यानी 600 किलोवाट घंटा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, देखने में बस क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लगते हैं लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। देखिए आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है, प्रतिमाह मतलब 30 दिन लेना है। खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपया है। तो देखिए हम पहले मान निकालेंगे, पहले देखिए क्या दिया उसको लिख लेना, पहले देखिए पहले दिया 1.5 वाट, वाट क्लास में लगा, इसका मतलब P का मान दिया, इसको चेंज करेंगे किलो वाट में तो 1000 से गुणा करेंगे तो 1500 वाट हो जाएगा। अब देखिए समय दिया था 10 घंटे, ठीक है ना, 10 घंटे ले दिया, समय दिन दिया था इतना। अभी फार्मूला पता है यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन, तो वाट हमारा दिया था 1500 और घंटा दिया था इतना और समय दिया था इतना, बटे 2 0 कट जाएगा, 0 से 0 तो 15 3 45 और 0 लगा देंगे 450 यूनिट। एक यूनिट का 7 रुपया लग रहा है, 450 यूनिट का हमको पता करना है, तो खर्च बराबर होता है यूनिट गुणे दर, तो दर हमको दिया था 7 यहाँ पर और यूनिट हम निकाला 450 गुणा कर देगा, आ जाएगा 3150 रुपया लगेगा हमारा, ठीक है ना, प्रति यूनिट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। क्या गणना कीजिए? ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, दूसरा धारा का मान, और ये मान लिखा है, ठीक है, धारा का मान लिखा है। तीसरा ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ दिया है, इसने पूछा है पहले ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। तो देखिए ए व सी, और यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक लग रहा है, एक मिनट। हाँ, तो देखिए यही जो है ये ए है, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये सी है। तो पहले उसने बोला है ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के बीच ज्ञात करने के लिए लेकिन हमको पहले ए और सी के बीच ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब हम आ जाएंगे। तो देखिए ये दोनों समांतर क्रम में, इसलिए लिखेंगे ए और सी के बीच प्रतिरोध। हम लिखा है प्रतिरोध जो समांतर क्रम का फार्मूला जो होता है 1/r = 1/4 + 1/4, क्योंकि दोनों 4 दिए। नीचे का जब सेम होता है एक बार 4 उतार लेते हैं, ऊपर वाले को एक जोड़ में है तो जोड़ लेते हैं 2/4। और ये जो हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे, दोनों दो के टेबल में आते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4। ये जो होगा, क्योंकि व्युत्क्रम ऐसे पलट देंगे तो ये बटे में ऊपर आर चला जाए, एक नीचे लिखा नहीं जाता है, ठीक है, और 2 ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर का मान 2 ओम हो जाएगा खाली ए और सी के बीच। अब हमको ए और सी के बीच पता चल गया, तो हमको पता चल गया 2 आ गया। और ये जो है यहाँ पर इसका जो चित्र बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ओम, तो ये 2 ओम और ये 4 ओम दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6 ओम। तो ए और बी के बीच 6 ओम हो जाएगा। लिखेंगे ए और बी के बीच प्रतिरोध R = 2 + 4, क्योंकि यहाँ 2 आया इसका मान और इसका मान 4, तो 2 + 4 = 6 ओम आ जाएंगे। दूसरा कहा है धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान देखिए ज्ञात करने के लिए धारा का मान का फार्मूला क्या होता है, I बराबर होता है, देखिए फार्मूला पे ले लेता हूँ, I बराबर क्या होता है, तो I बराबर V/R होता है। तो V का मान देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट दिया है और R का मान हमने निकाला है 6, तो इसलिए 6 से 6 कटेगा तो 1 एम्पीयर धारा का मान आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, कहा है कि ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ए और सी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए विभवांतर बराबर होता है I × R, ठीक है ना, विभवांतर इक्वल क्या होता है I × R, क्योंकि V बराबर होता है I, तो I का मान 1 है और R का मान 2 है, तो 2 वोल्ट का क्या आएगा, इनमें अंतर आएगा। ये सवाल ऐसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक प्रतिरोध दिया है, मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ, ये 0.5 ओम है, ये 12 वोल्ट है, और ये प्लस ये माइनस है, ये 1 ओम है, 1 ओम है, 10 ओम है, 2 ओम है और ये 3 ओम है। तो देखिए पहले क्या कहा है इसने, निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात करने के लिए कहा है और वोल्टता ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए 2 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में, देखिए 2 ओम और 3 ओम कैसे, ये वाला जब ऐसे जाएगा धारा, मान लीजिए यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, रुका कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब श्रेणी क्रम में जुट जाएंगे, तो 3 2 5 ओम हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला मिल की 5 हो जाएगा। इसका चित्र में भी समझाएंगे। 10 ओम व 5 ओम समांतर क्रम में, देखिए ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये वाला जो हो जाएगा समांतर क्रम में हो जाएगा ना, ये जब दोनों जुड़ जाएंगे, ये वाले दोनों, तो ये क्योंकि समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो 10 ओम और 5 ओम क्या है समांतर क्रम में, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे तो हाँ एक लाइन और बन जाएगी। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे। चलिए देखिए यही समझा रहा था, ये 10 ओम और ये 5 ओम हो जाएंगे। अब ये दोनों क्या है समांतर क्रम में, इन दोनों को जोड़ लेंगे अगर हम समांतर क्रम में, तो देखिए 1/10 ओम प्लस 1/5 ओम, दोनों कैल्शियम लेंगे, 10 आएगा, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा, 1 से इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो R को पलटिए, इसको पलटिए, ऐसे पलटेंगे तो R/1 होगा, देखने के लिए नीचे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 3 और ये 10, इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आ जाएगा R का मान, इतना ओम हो जाएगा, ये वाला ये दोनों का मान, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व किया, जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया। अब ये कभी ये वाला बचा था, ये भी दोनों 10 ओम, इतना भी समांतर क्रम में, इन दोनों को समांतर क्रम का फार्मूला लगा जोड़ेंगे तो 1/R 1/10 ये वाला और प्लस 1/10/3 ये वाला, ये 3 जो होगा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो जगह 1/R = 1/10 प्लस का 3/10, दोनों कैल्शियम नीचे वाला सेम है, जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाले को इसे अगर प्लस से जोड़ लेते हैं या तो घटा लेते हैं, तो 3 1 4/10। अब इसको पलट देंगे तो 4 नीचे आएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, इतना हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। 1 ओम जो है ये श्रेणी क्रम में इसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए 10 ओम/4 0.5 और 1 जो ओम है वो श्रेणी क्रम में, तो सबको जोड़ेंगे तो देखिए 10/4 प्लस 0.1 प्लस इतना, तो इसको देखिए इससे जब इसको डिवाइड करेंगे 0.25 प्लस का 0.5 प्लस का 1 तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और ये आधा क्या हो जाएगा 4, तो 4 ओम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ओम आ गया, हमको पूरा प्रतिरोध पता चल गया 4 ओम है। अब देखिए धारा V/R होता है, V का मान 12 वोल्ट दिया था, देखिए V का मान क्या था 12 वोल्ट दिया था, तो 12 वोल्ट या V बटा और R का मान 4 निकाले तो 4 से 12 3 एम्पियर आ जाएगा धारा का मान, ठीक है ना। अब देखिए वोल्टता ज्ञात करने के लिए जब कहता है तो देखिए V बराबर होता है IR। अब देखिए सेल के सिरों के बीच प्रतिरोध, तो देखिए सेल के सिरों के बीच प्रतिरोध जो होता है 4 - 0.05, जब घटा देंगे 3.5 ओम आ जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया, देखिए हमने पूरे का मान निकाला था, तो पूरे का मान निकालने पर वो जो आ गया था उसमें ये आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है ना, ये वाला जो है 0.5 ये आंतरिक प्रतिरोध है, इसलिए हम पूरे प्रतिरोध का जब मान निकाले तो उसमें से आंतरिक प्रतिरोध का मान घटा देते हैं, ठीक है ना। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान जब घटाए हैं तभी आया, ठीक है ना। तो सेल के सिरों के बीच जो प्रतिरोध है वो 4 में से 0.5 घटा देंगे तभी हमारा आंसर आएगा 3.5 ओम आएगा, ठीक है ना। आप सेल के सिरों के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर V बराबर होता है VI होता है, तो जो हमारा मान आया है I का मान जो है 3 आया है और R का मान जो है 3 इतना है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 ओम आ जाएगा। तो ये ऐसे करते जब आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हो तो वो वाला आंतरिक प्रतिरोध था 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, कि 5 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला है कि प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधों का मान
प्रतिरोध का मान बटे टुकड़ों की संख्या। तो प्रतिरोध का मान जो दिया है वो 5 ओम दिया है और टुकड़ों की संख्या कितना है 5, 5 से भाग देंगे तो 1 ओम आ जाएगा, मतलब हर एक टुकड़े में 1 ओम होगा। तो इसे ही पता चला है अगर कोई भी बड़ा सा टुकड़ा है उसको काट देंगे, जितना प्रतिरोध इसमें था उतना प्रतिरोध क्या होगा उसमें हो जाएगा, ठीक है ना, जब उसी में। तो इसीलिए इसका मान वैसे भी 1 ओम था और ऐसे सूत्र से लगाएंगे तो भी 1 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो दिया पहले उसको ले लीजिए, धारा का मान इतना दिया है, समय का मान इतना दिया है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा तो 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू बराबर होता है आई टी, हमको आवेश ज्ञात करने के लिए कहा इसने आवेश, तो क्यू बराबर हो जाएगा आई का मान 0.5 है और ये जो समय का मान 600, इसका जब गुणा करेंगे 6 5 30, 6 5 30 यानी 3000 होगा, लेकिन एक दशमलव यहाँ से हट जाएगा, दशमलव की वजह से 0 खत्म हो जाएगा, 300 कूलम आ जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो आप देखिए इसको मान लीजिए भूल जाइए अभी, तो 5 31 3000 होगा ना, लेकिन एक दशमलव वहाँ से यहाँ जाग लग जाएगा, एक अंक पे दशमलव तो 0 उसका हट जाएगा, इसलिए आ जाएगा 300 कूलम आ जाएगा आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो पहले जो दिया उसको लिख दीजिए, 12 वोल्ट वोल्ट दिया भी दिया है, आगे देखिए 2 कूलम दिया आवेश दे दिया है, कह रहा है कि क्या कार्य पूछा है। तो कार्य बराबर होता है, देखिए फार्मूला जो होता है वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले से कार्य का मान निकालना है, इसके बटे में मान लेंगे क्रॉस यहाँ डब्ल्यू का डब्ल्यू, इसका इसमें गुणा करेंगे क्यू भी हो जाएगा, ये लिखा है क्यू भी। अब यहाँ देखिए 12 वोल्ट दिया, इसका मान 2 दिया, बाद में 24 जूल हो जाएगा, क्योंकि इसका मात्रा जूल होता है, लास्ट में जे लगा दिया जूल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखिए यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना कितना धारा देगा। तो देखिए पहले जो दिया लीजिए प्रतिरोध आर बराबर 1200, वी बराबर 220 वोल्ट, आई पूछा है तो आई बराबर होता है वी बाई आर, वी का मान देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट दिया है और आर का मान दिया है 1200, 0 0 कट जाएगा और इसको 2 काटेंगे 11 बार में, इसको 2 काटेंगे 60 बार में, इससे इसमें भाग 0.160 एम्पीयर आ जाएगा। तो बस इसको इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो आपको लिए हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।